हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप अपने ही यूट्यूब चैनल विज्ञान एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल 2024 का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लगाने वाले हैं। हम लोग एसके झा सर का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 1 से लेकर के 9 तक हम लोगों ने लगा लिया है। प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाएँ आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ काफ़ी पब्लिकेशन का भी हम लोगों ने सेट लगा लिया है, प्ले लिस्ट बना हुआ है दोस्तों, वहाँ पर जाइए और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर जाने से पहले एक अनुरोध है कि जो भी हमारे चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड चलिएगा, सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने वाले हैं। और साथ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर ये पीडीएफ में दे दूंगा, मैथ और रीजनिंग के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से। टेलीग्राम में आपको वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके ले लीजिएगा। देखते हैं आज का ये पहला प्रश्न। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है दोस्तों आज का कि 71 नंबर, वर्ष 1993 में अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रावधान नहीं है, इनमें से पूछ रहा है। 1993 में जो हुआ था, ये आपको ये 73वां संशोधन जो हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। ये पंचायती राज से संबंधित है, इसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि देखिएगा, अन्य क्षेत्रों के साथ कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में अनेक सम्मिलित दायित्व। ये आपका सही है, पहला वाला। सभी पदों के लिए उसके रिक्त होने पर निर्वाचनों का अज्ञापक किया जाना, ये भी सही है आपका। पंचायतों में 1 तिहाई पदों पर, ध्यान दीजिएगा, पंचायतों में 1 तिहाई पदों तक महिलाओं का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है, यह भी सही है। डी नंबर ऑप्शन कहता है कि पंचायत के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक, ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। ये आपका गलत है इनमें से, तो यही आपका राइट आंसर, यहाँ से सही उत्तर डी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे 72 नंबर यहाँ से कि विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है। राज्यपाल आपको क्या निर्णय ले सकता है विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में, उसके, ठीक है। 72 का ऑप्शन नंबर देखिएगा, स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है, यानी कि एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी। पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सभी आपको इनमें से सही है, ठीक है। कुछ भी कर सकता है विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 73 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर सूची 1 में देखिएगा संविधान का अनुच्छेद दिया है और सूची 2 में अंतर्वस्तु दिया हुआ है। 73 के देखेंगे हम लोग, यहाँ से आपका क्या आंसर हो जाएगा। देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ से हम लोग मिलान करेंगे। देखिएगा, ये दिया संविधान का अनुच्छेद अंतर्वस्तु, अनुच्छेद 54, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 54 जो हो जाएगा, ये आपको भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन इससे संबंधित है, ये आपका सही है। अनुच्छेद 75 जो है आपको क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो देखिएगा, बी का आपको 2 ही हो जाएगा। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है, यह सही है आपका, ये भी। अनुच्छेद 155 देखिएगा, ये हो जाएगा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, यह भी सही है। अनुच्छेद 164 हो जाएगा राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, यह भी आपका बिल्कुल सही, यानी कि सामना सामने आपका सब उत्तर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 74 का देखते हैं हम लोग क्या होगा राइट आंसर। इसका देखिएगा, इसका कह रहा है कि इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए। 2 ऑप्शन कहता है कि इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग का नाम से संस्थाएं हैं। इसकी शक्तियाँ केवल सिफारिश प्रकृति की है। चौथा ऑप्शन कहता है कि आयोग एक सदस्य के रूप में महिला की नियुक्ति करना आज्ञापरक है। तो इसमें देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ से 1, 3 और 4 सही है, इनमें से 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से आपका ये गलत है कि इसकी प्रत्येक राज्य में मानवाधिकार आयोग का नाम से संस्थाएं हैं, ये गलत है। अगला प्रश्न देखें हम लोग, नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए कथनों एक और दूसरे
कारण आर बताना है इनमें से। ठीक है, कथन ए कहता है इनमें से कि संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। कारण आर बोलता है इसमें से कि चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन की जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% का महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए आपको गलत है और परंतु आर सही है इनमें से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा अनन्य शक्तियां हैं? लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं इनमें से आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना या भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनना है इनमें से। 76 का देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा दोस्तों, केवल 2। ठीक है, केवल 2 यहाँ से आपका सही है, 1 और 3 यहाँ से गलत हो जाएगा आपका। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ये जो हो जाएगा आपकी लोकसभा की अनन्य शक्तियाँ हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर के, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित में उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? देखिएगा अंडमान निकोबार जो द्वीप है उस पर कौन से उच्च न्यायालय के क्षेत्र का क्षेत्राधिकार उस पर आपको आता है? 77 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंडमान निकोबार के लिए कोलकाता का उच्च न्यायालय जो है कि उसके क्षेत्राधिकार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है? 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दल बदल आपको 10वीं अनुसूची में है। ये आपको 52वां संशोधन के तहत किया गया था। कब? 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 ईस्वी में। डेट भी याद रखेंगे इसका साथ साथ, 1985 ईस्वी में दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा? 79 का आपको राइट आंसर, 79 का ऑप्शन नंबर देखिएगा ए हो जाएगा। ये अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य अगर हैं तो। ध्यान दीजिएगा, उच्च सदन का मतलब होता है राज्यसभा। राज्यसभा एक ऐसी सभा है जिसको वो भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वो आपको अस्थाई सदन है। लोकसभा आपको जो निम्न सदन कहलाता है वो आपको उसे भंग किया जा सकता है। साथ साथ इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? 80 नंबर देखिएगा, यहाँ से प्रश्न हम लोग देखेंगे इसका उत्तर। 80 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ध्यान देंगे, आपको भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 की बात कर रहा है। तो देखिएगा आपको 14 से जो 18 है आपको ये समता का अधिकार आता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। 14 से 18 में समता या समानता का अधिकार आता है। और अनुच्छेद 23-24 जो आता है, 23-24 तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, ये वाला अनुच्छेद 23-24। ठीक है, इसे भी साथ साथ याद रखेंगे। और 25 से 28 देखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है ये आपको 25 से 28 में दिया गया है। कितना अनुच्छेद में? 25 से 28 में। और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है ये आपको 29-30 में है। कितना अनुच्छेद? 29-30। इसे भी साथ साथ सभी को पॉइंट को याद रखेंगे। ये 14 से 18 में आता है, समता या समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? सोम प्रकाश आपको समाचार पत्र किसने शुरू किया था? 81 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। कब इसको किया था? 1858 में कलकत्ता से प्रकाशित किया था। कहाँ से? कलकत्ता से प्रकाशित किया था 1858 में। 82 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से इसमें भी देखिएगा मिलान करना है। यहाँ पर 82 नंबर, तो यहाँ पर हम लोग मिलान करेंगे इसको। देखिएगा यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर मिलान करना है दोस्तों कि देखिएगा बटलर समिति जो है ये आपको किससे संबंधित है? ये हो जाएगा 1 का 2 हो जाएगा यहाँ से कि भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्ति की भी संबंध है। हंटर जांच समिति पे आते हैं हम लोग। हंटर जांच समिति हो जाएगा आपको ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था। आपको तीसरी का 1 हो जाएगा, आपको ध्यान दीजिएगा। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड समिति जो होता है ये आपको मुडीमैन समिति के अंतर्गत आता है, इसका उधर ऑप्शन है। और हार्टुग समिति का भी उधर ऑप्शन है। देखते हैं हम लोग, देखिएगा यहाँ पर आपको उसका सी का आपको यहाँ से ये वाला हो जाएगा। और इस प्रकार देखिएगा आप लोग को, देखिए मुडीमैन समिति आपको ये मुडीमैन समिति जो है ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है आपको। और हंटर जांच समिति ये हार्टुग समिति का हो जाएगा, ये हार्टुग समिति का ये हो जाएगा, ये वाला 4 ऑप्शन।
नेक्स्ट इसका ऑप्शन देखिएगा इस प्रकार आंसर हो जाएगा आपको 82 का, देखिए डी हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। इस प्रकार उत्तर सही उत्तर आपका डी है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर की रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में आपको विचार करना है कथनों पर। 83 का देखिए क्या हो जाएगा आपका। किसानों के द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल सही है कि सही है ये आपको। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, ये भी सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी सही है। तो केवल सी यहाँ से देखिएगा हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। प्रभावित नहीं था 1857 के विद्रोह से पूछ रहा है। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आपको 84 का ऑप्शन नंबर बी नज़र आ रहा है दोस्तों। जहाँ तक कि आप लोग को मालूम होगा कि चित्तौड़ आपको ये प्रभावित नहीं था। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, झांसी से आपको रानी लक्ष्मीबाई थी, जगदीशपुर से अपने ये थे बाबू वीर कुंवर सिंह थे। तो ये आपको नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1904 के क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो 1904 के क्रांतिकारी संगठन पूछ रहा अभिनव भारत का संगठन कहाँ किया गया था। 85 का आपको ऑप्शन नंबर देखिएगा डी हो जाएगा, ये MH हो जाएगा। महाराष्ट्र में किया गया था, महाराष्ट्र में। ठीक है। अभिनव भारत जो है कि भारत का एक दक्षिणतम हिंदू संगठन था, जिसकी स्थापना आपको अभिनव भारत की कब देखिएगा 1904 में तो ये संगठन संगठित किया गया था, लेकिन 1906 में, ठीक है, अभिनव भारत जो है कि आपको जिसकी स्थापना 1906 में पुणे में भारतीय सेना के सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 86 नंबर की सत्यशोधक समाज में संगठित किया था। सत्यशोधक समाज में संगठित किया था। 86 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 86 का सी हो जाएगा दोस्तों, कि महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। ठीक है, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन ने संगठित किया था सत्यशोधक समाज। ठीक है, 86 का, जिसकी स्थापना किसने की थी सत्यशोधक समाज की? ज्योतिबा फुले। नाम याद रखेंगे आप लोग। सत्यशोधक समाज की स्थापना आपको 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा राव फुले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में डच अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित स्थानों पर कहाँ लगाया था। डच जो है कि सबसे पहला भारत में कारखाना कहाँ लगाया? 87 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये पुलिकट में लगाया। ये तमिलनाडु में पड़ता है, इसको ध्यान देंगे कि पुलिकट में लगाया था। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग के, देखिएगा यहाँ पर आपको विचार करना है युग्मों का और मिलान करना है इनमें से, यानी कि कौन सा युग्म मतलब कि सही है इनमें से। तो 88 का यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर देखिएगा 88 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, देखिएगा नन्हुक का चंदेल वंश। ठीक है, चंदेल वंश का संस्थापक नन्हुक था आपको। और जय शक्ति जो हो जाएगा परमार आपका यहाँ से। तो जय शक्ति और विजय शक्ति 1865 से 1885 ईस्वी वाक्यपति की पुत्रों जय शक्ति जेजा और विजय शक्ति विजा ने चंदेल शक्ति को समेकित किया था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको केवल बी हो जाएगा, यहाँ से केवल 2 युग में यहाँ सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 89 का ध्यान देंगे यहाँ पर कि विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल जो था आपको ये 1509 से 1530 ईस्वी तक था। कितना? 1509 से 1530 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बाद आता है कुतुब मीनार का निर्माण। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कि 1206 से 1210 ईस्वी। ठीक है, 1206 से 1210 ईस्वी तक था हुआ। पुर्तगालियों का भारत आगमन, जो पुर्तगाली भारत आए थे तो फर्स्ट टाइम देखिएगा आपको ये 1498 में आए थे, इसको याद रखेंगे। सेकेंड टाइम आपको पूछता है तो 1502 लगाइएगा। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु जो है ये हो गई 1388 ईस्वी में। कब? 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई थी। इस घटनाओं के अनुसार अगर हम इसको क्रम में अगर सजाते हैं तो 89 का देखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए का देखिएगा आपको, ए का देखिएगा 2 हो जाएगा, पहले 2 आएगा, फिर बी का 4 आ जाएगा, सी का 3 या डी का 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। 90 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मणिग्राम। ठीक है, मणिग्राम जो है कि पश्चिमी चालुक्य शासकों के समय दक्षिण भारतीय व्यापारियों की एक प्रभावशाली गिल्ड थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी, कुषाण और शक में से कई ने हिंदू धर्म के संस्थापक पर बौद्धों को अपनाया, क्यों अपनाया?
91 का आपको राइट आंसर, 91 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों कि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वह आकर्षित नहीं हुए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है। 92 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों कि निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु के कारण। अगला प्रश्न है कि 93 की निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध है इनमें से, बोलीविया, पेरू, सूरीनाम या उरुग्वे। ध्यान देंगे 93 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलीविया जो है कि आपको ये स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश का मतलब होता है कि चारों तरफ से स्थल से ही घिरा हुआ वो देश होना चाहिए, पानी से लगा हुआ नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर समुद्र दिया हुआ सूची 1 में और सूची 2 में यहाँ पर देश दिया हुआ है। ठीक है, 94 का ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा सही उत्तर। 94 का देखिएगा, ए का देखिएगा काला ब्लैक सागर। ठीक है, काला जो है कि काला सागर यानी कि ब्लैक सागर। ए का हो जाएगा जाकर के आपको वहाँ यहाँ 1 हो जाएगा बुल्गारिया में। ठीक है, लाल सागर हो जाएगा जाकर के बी का देखिएगा 3 हो जाएगा यहाँ से एरिट्रिया। ठीक है, फिर सी का हो जाएगा यहाँ से दोस्तों पीला सागर, सी का 2 हो जाएगा चीन में। ठीक है, पीला सागर। कैस्पियन सागर आपको कजाकिस्तान हो जाएगा, आपको डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, कजाकिस्तान। इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण क्या है। समदाब रेखा को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण 95 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों मानचित्र का समान रेखा। मानचित्र का समान रेखा पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नवलन का कारण विभ्रंश घाटी है। 96 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दामोदर। क्या हो जाएगा, दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शेष 3 राज्यों की तुलना में जनसंख्या घनत्व निम्न स्तर पर यानी कि कम स्तर पर है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा जा रहा है। सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर। ध्यान देंगे 97 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से सिक्किम, आपका यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जनसंख्या घनत्व जो है कि आपको सिक्किम का जो है यहाँ पर आपको 57 हो जाएगा। ठीक है, कितना 57 यानी कि 57 जनसंख्या घनत्व है आपको 57। ठीक है, जबकि जो मेघालय, मणिपुर और नागालैंड की तुलना में निम्न स्तर पर है। मेघालय का जनसंख्या घनत्व 79 है। मेघालय का कितना है 79, 79 याद रखेंगे। और मणिपुर का हो जाएगा 82, मणिपुर का 82 और नागालैंड का 73 है यहाँ से जनसंख्या घनत्व। इस प्रकार आपको ये निम्न स्तर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है इनमें से। 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नल्लामलाई। ठीक है, नल्लामलाई जो है ये आपको जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। यहाँ से देखिए मूंगफली, तिल और बाजरा। 99 का ऑप्शन नंबर देखिएगा मूंगफली, तिल और बाजरा उपयुक्त में से कौन सा या से प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल है। तो देखिएगा मूंगफली, तिल और बाजरा ये तीनों जो कि वर्षा आधारित ही फसल है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 100 नंबर के, भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन यहाँ से पूछ रहा है कि कौन से क्षेत्र में है। 100 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। 101 नंबर क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है। तो 101 नंबर देखिएगा, 101 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपको पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 102 का आपको डी हो जाएगा यहाँ पर कि तीव्रतर, धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये आपको 2012 से 2017, ध्यान देंगे 2012 से 17 इसका आपको ड्यूरेशन था इसका, इसको ध्यान में रखना है। इसका उद्देश्य जो है कि तेज, सतत और
अधिक समावेशी विकास करना था, वही हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। 103 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ से कंपनी कर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, उत्पाद शुल्क, इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ये टैक्स जो है कि अप्रत्यक्ष कर है इनमें से। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट उत्तर हो जाएगा 2 और 4। देखिएगा सीमा शुल्क हो जाएगा आपका और उत्पाद शुल्क हो जाएगा, ये दोनों जो है कि आपको अप्रत्यक्ष कर है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। और संपत्ति कर पे और कंपनी कर पे आपको डायरेक्ट टैक्स लगता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह क्या होगा आपका। 104 का ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा सी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इनमें से अभियांत्रिकी, कागज एवं लुगदी, वस्त्र उद्योग और ताप शक्ति। 105 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताप शक्ति जो है ये आपको पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर है। 106 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है, क्या है। तो 106 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है, यानी कि कोझिकोड और ग्वालियर दोनों को शामिल किया गया है, सूरत नहीं हो जाएगा यहाँ से। हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसने की है। वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा 107 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थाईलैंड ने वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष। 108 का ऑप्शन नंबर देखिएगा, 108 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 1 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण, सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण जो किया गया है ये कहाँ। 109 का ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा, 109 का बी हो जाएगा, वानखेड़े स्टेडियम, ये आपको मुंबई में पड़ता है, कहाँ, मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। 110 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुबई में हुआ है, कहाँ, दुबई में। 111 नंबर प्रश्न देखेंगे आप लोग कि विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक जो हैं मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है। मुद्रा राक्षस देखिएगा, आपको मुद्रा राक्षस का अगर लेखक भी पूछ देता है इस तरह से तो विशाख दत्त याद रखिएगा, ठीक है। इसके विषय वस्तु क्या है। 111 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में मतलब कि इसमें लिखा गया है मुद्रा राक्षस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी। खड़ी प्रतिमा, बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है किस काल में आपको बनाया गया था, ये आपको कुषाण काल में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान देंगे कुषाण युग में ही मथुरा से एक वृद्ध है एक बोधिसत्व की खड़ी व बैठी मुद्रा से बनी हुई मूर्तियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 113 नंबर प्रश्न है कि भारत में 500 रुपया और 1000 रुपया की मुद्रा के नोटों को किस वर्ष में अमान्य घोषित किया गया था। ध्यान देंगे 500 रुपया और 1000 रुपया के मुद्रा नोटों को किस वर्ष अमान्य घोषित किया गया था। काफ़ी चर्चित प्रश्न, अच्छी प्रश्न है ये। 113 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये 2016 में किया गया था। कब, 2016 में। छोटा डेट भी याद रख लीजिए, बाय द वे अगर पूछ देता है तो 8 नवंबर याद रखिएगा, ठीक है, 8 नवंबर 2016 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 114 नंबर की दिल्ली में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर बहाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बहाई धर्म जो होता है उस मंदिर के नाम से जाना जाता है जो दिल्ली में आपको मौजूद है। तो 114 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोटस मंदिर है ये बहाई धर्म पूछता है कि बहाई धर्म से संबंधित है, ये पूछता है कि लोटस मंदिर कौन से धर्म से संबंधित है, तो बहाई धर्म याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लालगुडी जयरामन किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं। लालगुडी जयरामन किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं। 115 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से 115 का बी हो जाएगा, ये वायलिन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नटराज लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। नटराज की जो मूर्ति आपको है आपको किस राज्य से संबंधित है। 116 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मणिपुर से। ये नटराज है, नटराज नहीं, ठीक है, नटराज माफ़ कीजिएगा, नटराज लोक नृत्य ये पूछ रहा है कि किस राज्य से संबंधित है, तो ये मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंजानिया की राजधानी कहाँ है। तंजानिया की राजधानी कहाँ है। 117 का देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दार एस सलाम, ठीक है, दार एस सलाम जो है कि तंजानिया की राजधानी है। लीबिया की राजधानी क्या हो जाएगा।
लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। देखिएगा त्रिपोली एक किसकी राजधानी है, लीबिया की है। और हनोई आपको वियतनाम की राजधानी हो जाती है, हनोई। और जा करके उसके बाद साना जो है कि यमन की राजधानी साना है, इसको भी याद रखेंगे। इजराइल की राजधानी कहाँ है, देखिएगा इजराइल की राजधानी क्या है, 118 का बी हो जाएगा तेल अवीव। ठीक है, इजराइल की राजधानी तेल अवीव है। 119 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड है। महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड कौन से राज्य में स्थित है। 119 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये कर्नाटक में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। 120 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपको कोलकाता में पड़ता है। कहाँ है, कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि परछाई या छाया का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा आवश्यक नहीं है। इनमें से सूरज, स्क्रीन, प्रकाश का स्रोत, अपारदर्शी वस्तु। 121 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरज हमेशा जो है कि आपको आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गलत कथनों की चयन करें। 122 नंबर प्रश्न कहता है कि गलत कथन की पहचान करें इनमें से। तो 122 का देखिएगा एक स्विच एक सर्किट में विद्युत प्रवाह का स्रोत है, ये आपको गलत हो जाएगा यही। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक स्विच सर्किट को पूरा करने या तोड़ने में मदद करता है, सही है। एक स्विच हमें अपने ज़रूरत के अनुसार बिजली का उपयोग करने में मदद करता है, सही है। जब स्विच खुला होता है तो उसके टर्मिनल के बीच में हवा का गैप होता है, ये भी सही है। 123 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ से। 123 नंबर प्रश्न है कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव की पहचान किसके द्वारा की जाती है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव की पहचान किसके द्वारा की जाती है। तो 123 का ऑप्शन नंबर देखिएगा ए हो जाएगा कि एक अन्य चुंबक से जिसके ध्रुवों में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप में चिन्हित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 124 नंबर यहाँ से कि सर्दियों की सुबह संगमरमर की टाइल लकड़ी की टाइल की तुलना में ठंडी महसूस होगी, क्यों। क्योंकि मार्बल टाइल क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि मार्बल टाइल जो है यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा कि लकड़ी की टाइल की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवाहक है, इसीलिए आपको ये ज़्यादा ठंडी महसूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का पता लगाता है। इस तरह के अलार्म को कमरे में कहाँ रखा जाना चाहिए। 125 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ये छत पर रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 126 नंबर की यदि हम गति को s से, दूरी को d से और समय को t से निरूपित करते हैं तो इन राशियों के बीच संबंध क्या हो जाएगा। यानी कि देखिएगा यहाँ से पूछ रहा है कि यानी कि चाल बराबर क्या होता है, यानी कि दूरी बटा में समय होता है। इस प्रकार आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, s बराबर 1/t इंटू डी, यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस कथन का चयन करें जो विद्युत फ्यूज के मामले में सही नहीं है। विद्युत फ्यूज के मामले में सही नहीं है। 127 का ऑप्शन नंबर देखिएगा सी आपको यहाँ से गलत हो जाएगा कि करंट की एक न्यूनतम सीमा होती है जो विद्युत परिपथों में सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सकती है, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से का राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन देखिए पढ़ते हैं हम लोग कि फ्यूज सभी भवनों के विद्युत परिपथों में लगाए जाते हैं, ये सही है। करंट की एक अधिकतम सीमा होती है जो इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सकती है, बिल्कुल सही है। यदि एक सर्किट में एक उचित फ्यूज लगाया जाता है तो सुरक्षित सीमा से अधिक करंट लगने पर यह उड़ जाएगा, बिल्कुल ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुझो और पहेली को उनके शिक्षक के एक दर्पण दिया। बुझो ने अपनी छवि को सीधा और समान आकार का पाया, जबकि पहेली ने अपनी छवि को सीधा और आकार में छोटा पाया। इसका अर्थ है कि बुझो और पहेली के एक दर्पण क्रमशः आपको कौन कौन सा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा बुझो ने अपनी छवि को सीधा देखा और समान आकार का पाया, जबकि पहेली ने अपनी छवि को सीधा ये भी देखा लेकिन आकार में छोटा पाया था। आकार में छोटा हो जाता है आपको उत्तल दर्पण में, ध्यान दीजिएगा। तो और इसका हो जाएगा आपको 128 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा सी हो जाएगा। देखिएगा बुझो ने अपनी छवि को सीधा और समान आकार का पाया, यानी कि समतल दर्पण हो जाएगा। और ये छोटा आकार में पाया है और सीधा और छोटा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न है कि आपको निम्नलिखित पदार्थ प्रदान किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। 129 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा आवर्धक लेंस। देखिएगा आवर्धक लेंस, दर्पण, स्टेनलेस स्टील प्लेट, कांच का गिलास है। उपरोक्त पदार्थ में से आप किस पदार्थ को पारदर्शी के रूप में पहचानेंगे। पारदर्शी के रूप में किसे पहचानेंगे। तो देखिएगा आवर्धक लेंस आपको यहाँ से पारदर्शी हो जाएगा आपका, और कांच का गिलास भी पारदर्शी हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील तो नहीं होगा, दर्पण भी नहीं होगा।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से 1 और 4 के हिसाब से सी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है? तो 130 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा दोस्तों, कि सीमेंट का सख्त होना, सीमेंट का सख्त होना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, इसके पेस्ट को अम्ल और क्षार में अलग अलग मिलाने पर कौन सी रंग दिखाई देंगे? कौन सी रंग दिखाई देंगे? 131 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अम्ल में पीला, क्षार में लाल दिखाई देगा। 132 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन शामिल हो सकता है, रासायनिक परिवर्तन शामिल हो सकता है। 132 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी, यानी कि केवल रंग में परिवर्तन, केवल तापमान में परिवर्तन, केवल गैस में उत्सर्जन, उपरोक्त में से सभी, यानी कि रासायनिक परिवर्तन शामिल हो सकता है सभी। निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा में से कौन सा है? 133 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये नाइलॉन जो है कि संश्लेषित रेशा है। पदार्थ जो हथौड़े से पीटने पर चपटा हो जाता है वो क्या होगा? 134 का देखिएगा, जिंक का दाना, जिंक का दाना जो होता है ना, ये आपको हथौड़े से पीटने पर चपटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर, कि वायु एक प्राकृतिक संसाधन है और मानवीय गतिविधियों से यह समाप्त नहीं हो सकती, यह अक्षय प्राकृतिक संसाधन के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित में से एक अन्य अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है इनमें से? 135 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश जो है कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 136 नंबर। 136 नंबर प्रश्न है कि खाद 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 पौधा का सूची नीचे दी गई है, देखिएगा, केला, कद्दू, भिंडी, बैगन। पौधे के किस जोड़े जोड़े के 2 या 2 से अधिक खाने योग्य हिस्से होते हैं? यहाँ ध्यान दीजिएगा, 136 का ऑप्शन नंबर देखिएगा, ए हो जाएगा 1 और 2, ठीक है, कद्दू और केला और कद्दू। क्या कह रहा है? 2 या 2 से अधिक खाने योग्य हिस्से होते हैं, तो केला और कद्दू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 137 नंबर। यहाँ से रोगों के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़ें, ये कीटाणु के कारण होते हैं। देखिएगा, कथन का कौन सा युग में किसी कमी के होने वाले रोग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 137 का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा दोस्तों, 2 और 4। देखिएगा, यह हमारे आकार व पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। 4 है कि संतुलित आहार लेकर इन्हें रोका जा सकता है, तो 2 और 4 यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित नहीं पाई जाती है? निम्न में से किसमें उपस्थित नहीं पाई जाती है? 138 का सी हो जाएगा, वृक्क यानी कि किडनी में उपस्थित नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है 139 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा तने के विशेषता और पौधे की श्रेणी के बीच सही मेल है? 139 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लता, ठीक है, जिसको लता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से हमारे शरीर के कौन से अंग हमें चलने फिरने में मदद करता है? चलने फिरने में कौन मदद करता है? हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो कि चलने फिरने में मदद करता है? तो हड्डियाँ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। 140 का जो हड्डी जो ही है आपको चलने फिरने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 141 नंबर की, पौधे की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 141 का पौधे की कुछ विशेषता है, जैसे यहाँ से कि वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत सारे पानी खो देते हैं। इनके पत्ते हमेशा चौड़े और चपटे होते हैं। वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती है। उपर्युक्त विशेषताओं में से कौन सा संयोजक रेगिस्तानी पौधों के लिए विशिष्ट है, आपको पूछ रहा है। तो इनमें से देखिएगा, रेगिस्तानी के लिए आपको विशिष्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 3 नंबर हो जाएगा। देखिएगा, एक कि वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी सोखते हैं, 3 नंबर तो सही है इनमें से। एक हो जाएगा कि इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी तक जाती हैं, पानी के तलाश में बहुत नीचे तक चली जाती हैं, तो 4 भी आपका सही हो जाएगा। तो अब इस प्रकार आपका डी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वे जीव जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? 142 का ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा, 142 का बी हो जाएगा, स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। निम्नलिखित में से कौन सा दांत का जोड़ा संरचना में भिन्न है लेकिन कार्य समान है? 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, चवर्णक और अग्रचवर्णक, ठीक है, चवर्णक और अग्रचवर्णक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पुष्प में नर और मादा युग्मकों यानी कि जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करने वाले भाग कौन से हैं?
144 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राकोष और अंडाशय। प्राकोष और अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौसम बुलेटिन में प्रदर्शित अधिकतम और न्यूनतम तापमान किससे संबंधित हैं? 145 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों कि अधिकतम दिन का तापमान और न्यूनतम रात का तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा जनन होता है, किसका जनन होता है? 146 का ये हो जाएगा, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। 147 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी जब हम भारी व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन होता है। इस प्रक्रिया के दौरान क्या बनता है? 147 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल लैक्टिक एसिड। देखिएगा कभी जब हम व्यायाम करते हैं या आपको दौड़ लगाते हैं फिर मैदानों में तो हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में अवयवीय श्वसन होता है। उसी कारण जो है कि लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण ही जो पैरों और पूरे होल बॉडी में जो दर्द होता है उसी कारण होता है, लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। तो इस दौरान वही पूछ रहा है कि क्या होता है, तो लैक्टिक एसिड, केवल लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश में इंद्रधनुष देखा जा सकता है? आकाश में इंद्रधनुष जो है कि आपको देखा जा सकता है जब सूरज आपके सामने हो? नहीं। ऑप्शन नंबर बी देखिए, तो 148 का आपको देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका, जब सूरज आपके पीछे हो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वस्तु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, यह प्रतिकर्षण हो सकता है कैसे? 149 का देखिएगा डी हो जाएगा, चुंबकीय बल या स्थिर विद्युत बल के द्वारा हो सकता है। 150 नंबर प्रश्न है जो इस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? तो देखिएगा क्या पूछ रहा है, ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, ये आपका सही है। ध्वनि जो है कि कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। 2 नंबर ऑप्शन कहता है कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये भी सही है आपका। 3 नंबर ऑप्शन कहता है कि ध्वनि तथा प्रकाश दोनों संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये गलत है। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, ये भी आपको सही है कि ध्वनि की चाल जो है कि प्रकाश की चाल से कम होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 150 का डी हो जाएगा दोस्तों कि 1, 2 और 4, ठीक है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।